ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाउ अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का रेट है उसको किसी भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन अमाउंट को कैसे अफेक्ट करता है। क्लियर? आपने एक लाज पढ़ा होगा, रूल आपको अगर थोड़ा रिमेंबर है, लाज ऑफ मास एक्शन। क्लियर है ना? लाज ऑफ मास एक्शन, ये पॉइंट, यही से हम थोड़ा सा हिंदी लेके चलेंगे कि लाज ऑफ मास एक्शन एक्चुअल में है क्या, तो क्या होगा। लाज ऑफ मास एक्शन भी एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको एक्सप्लेन करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन करूं, ए प्लस ए, ये है आपका, और प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का जो रेट है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना? तो इसके लिए बनाए रेट किसकी क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन साथ में कहता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है, एंड दैट कंसंट्रेशन रेज टू स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसे जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्लियर? ओके, लेकिन जब आप कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे, मींस क्या बनाएंगे, रेट लॉ इक्वेशन। क्या बनाएंगे? रेट लॉ इक्वेशन। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है रेट लॉ इक्वेशन। तो कैसे बनेगा? रेट ऑफ एनी रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसी रिएक्शन के लिए लिखा है, एंड रेज टू पावर, हमने यहां पर लगा दिया एन, ये है रेज टू पावर एन। जो एन है यही बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, और एन का मतलब होता है, एन ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एन क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। जो एन किसको मेंशन करता है? एन मेंशन करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एन किसको मेंशन करता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और एन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्लियर है? फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है आपकी, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। याद रखिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करें। क्लियर? जैसे एक बात और आपको कहें कि x प्लस वाई इट गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर? इसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लो है इसका स्मॉल x और इसका स्मॉल y। क्लियर? तो अगर ये कहें इसके लिए रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो कैसे लगाएंगे बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कौन कौन है, x एंड y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू, दूसरा भी कहना, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन तो रेज टू पावर x एंड रेज टू पावर y, ये हो जाएगा। इसके लॉ ऑफ मास एक्शन करो। लेकिन आप किसी भी रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के अंदर अगर रेट लॉ इक्वेशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रेट लॉ इक्वेशन। अभी आपको बताएंगे रेट लॉ इक्वेशन क्या है। वैसे आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपको रेट लॉ इक्वेशन समझ आ गई होगी एक्चुअल में है क्या रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन कैसे बनेगा?
एक्चुअल में रेट का इक्वेशन वो रेट को ही बताता है। क्या कहता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाई। क्लियर है? अब लॉग ऑफ मास एक्शन तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेज़ टू पावर का, लेकिन इसमें ये तो छोटी कलम यहां से लेके आप बता सकते हैं। क्लियर है? लेकिन रेट का इक्वेशन में क्या है? रेज़ टू, यहां भी रेज़ टू सम पावर होगा, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं, क्या एक्सपेरिमेंटली। और वो हमने क्या मान लिया? अज्यूम करो P एंड क्या, वो हमने क्या मान लिया? P मींस जो X आपका रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में तो P ऑर्डर, और जो Y जो है रिएक्टेंट उसके रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर है? ये वाला। अब तीन भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो हर एक के रेस्पेक्ट में अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग ऑर्डर रहेगा। तो ये तो हर एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अलग अलग ऑर्डर है। अगर आपसे कहीं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो रेज़ टू पावर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। कौन कौन है? यहाँ पे P है और यहाँ पे कौन है? क्या? उनका सम। उनका क्या? सम। क्लियर? तो पॉइंट ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ये कहता है क्या कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना अगर रिएक्टेंट का, तो रेट बढ़ेगा। तभी तो हमने क्या लिखा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। केमिकल काइनेटिक्स में हमारा मतलब किससे है? थोड़ा सा हमने यूज किया लॉ ऑफ मास एक्शन का। कौन से वाला यूज किया कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन हमने थोड़ा सा चेंजमेंट किया। क्या चेंजमेंट किया कि रेज़ टू पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, रेज़ टू सम एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, और वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो पॉइंट ये है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है रेट लॉ इक्वेशन मैक्स। ये याद रखना। क्या याद रखना है? रेट लॉ इक्वेशन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं, उसको ध्यान रखिए कि आपको रेट लॉ इक्वेशन किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे बनाना है। क्लियर है ना? देखिए रेट लॉ इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, और रेट लॉ इक्वेशन में ही आपका क्या आता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आता है। ठीक है? जैसे मान लो आपके पास है N2, अभी पहले जनरल लेके चल रहे हैं। ठीक है? X प्लस Y इट गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर है ना? ठीक है। और ये कह रहा है कि X के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, S के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1, और Y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2। तो कह रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन बनेगी। रेट लॉ इक्वेशन बनेगी, साथ में बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दो चीज। क्लियर है ना? ओके। और इनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मान लो 2 एंड इधर का कितना है? 3। क्लियर है? बनाओ रेट लॉ इक्वेशन बनाओ। तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे बनेगी? रेट लॉ इक्वेशन क्या कह रहा है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। कितने भी रिएक्टेंट है वो मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में। ठीक है? रेज टू सम पावर, एक्सपेरिमेंटल पावर। मान लो आपको नहीं पता तो हमने उसको क्या मान लिया? P एंड क्या मान लिया? क्या मानना ही पड़ेगा। ठीक है? अब आप देखो रिएक्शन के अंदर क्या कुछ गिवन है। ये कह रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन बनाओ। तो रेट लॉ इक्वेशन तो तभी बनेगी जब आपका P और क्या वैल्यू आ जाए और प्रोपोर्शन की कांस्टेंट भी हटा दो। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोपोर्शन की कांस्टेंट हटा दो K, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Y। क्लियर? अच्छा P बताओ क्या है? P का वैल्यू मतलब P किसको मेंशन कर रहा है कि ऑर्डर क्या है? X के रेस्पेक्ट में। X के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1। तो यहाँ पे लिखो 1।
और क्या क्या है, क्या आपको बता रहा है y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2। तो ये आपका रेखला इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, रेखला इक्वेशन हो गया इस रिएक्शन के लिए। क्लियर। अच्छा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। ओवरऑल ऑर्डर ये 1 और 2 बता रहे हैं अलग अलग रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट है उनके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उनको सभी को क्या कर दो सम, मींस जो रेज टू पावर उनको सम कर दो तो 1 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। क्लियर। यहाँ पे एक नया चीज हमने लगाया कि क्या बताता है आपको, रेट कांस्टेंट। ये क्या बताता है, रेट कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ आया, रेट को क्या समझ आया भाई बताओ, कि रेट ला इक्वेशन आप बना लेंगे, रेट ला इक्वेशन आप बना लेंगे इजीली। इसके क्या होगा, रेट इक्वल टू के, किसी का भी रेट इक्वल टू के, कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट मान लो 2 है, ठीक है ना। और जैसे हमारा R + S इट गिव्स प्रोडक्ट, इट गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर है ना। इसके लिए हमें बनाना है तो रेट इक्वल टू के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ S। क्लियर है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ कर लो आप अपने हिसाब से, कुछ कर लो। क्लियर है ना। लेकिन ये अननोन रहेंगे। अगर क्वेश्चन में जैसे इसमें आपके पास न्यून था तो आपको निकाल दे, लेकिन नहीं पता तो आप उसको ऐसे रखें। क्लियर है ना। तो के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आप एक बात सुनो, कि मान लो A to P प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए रेखला इक्वेशन क्या होगा, रेखला इक्वेशन बनाना है तो क्या होगा, रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर n। ये रेखला इक्वेशन, ये क्या होता है, रेखला इक्वेशन। क्लियर है ना। n का मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 एंड 3। आपकी सिलेबस में 0 ऑर्डर का रिएक्शन स्टडी करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन स्टडी करना होता है। क्लियर है। उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना होता है। और k का मतलब क्या होता है, अभी आपको पता है, रेट कांस्टेंट। ये मोलर कंसंट्रेशन को मेंशन करता है। क्लियर है ना। ओके, अब मैं k के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि रेट कांस्टेंट के अंदर क्या क्या खास बात होती है, ठीक है ना। ओके, तो रेखला इक्वेशन क्या है, रेखला इक्वेशन क्या है, ये रेखला इक्वेशन है, बना लेंगे ना आप सभी के लिए। रेखला इक्वेशन क्या है, रेखला इक्वेशन की इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है which express, क्या ये रेखला इक्वेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, which express rate of reaction, rate of reaction को एक्सप्रेस कर रहा है in terms of molar concentration of reactant, which express rate of reaction in terms of molar concentration of reactant and which raised to some power, और वो किसके वो रेज टू कुछ क्या होगी, पावर। ये पावर क्या होगी आपका, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी रेज टू सम पावर, ठीक है ना। और रेज टू सम पावर है, ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब खास बात ये है कि which raised to some power and that power means order may or may not be equal to stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient किसी भी stoichiometric coefficient के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना। ओके, अब के के बारे में कुछ पॉइंट सुनिए कि के की खासियत क्या क्या होती है, रेट कांस्टेंट की खासियत क्या क्या होती है, ठीक है। के क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। अच्छा
अच्छा रेट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर n, ठीक है ना? क्या कहा बताइए कि अगर मान लो आप मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का यूनिट कर दें, 1 मोलर कर दें, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा? इसका मतलब क्या? रेट कांस्टेंट डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट किसको बताता है? रेट कांस्टेंट किसको बताता है? रेट को बताता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। कब? व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। जब किसकी इक्वल हो जाएगी? यूनिटी के इक्वल, तो आपको क्लियर है? क्योंकि रेट कांस्टेंट का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। एक बार रेट कांस्टेंट के पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं, क्लियर? अब रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रेट कांस्टेंट? बोलिए। के का सबसे पहली बात, रेट कांस्टेंट पहला पॉइंट, जब के बढ़ता है ना, के इंक्रीज होता है। देखो रेट इज इक्वल टू के, मतलब के बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रेट। के इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट, के जो आपका है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, उस पे क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर है ना? और क्या रहेगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो के की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा? देखो हमने बताया था टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट बढ़ता है, और रेट बढ़ता है तो के भी क्या होगा? बढ़ेगा। यही तो पॉइंट है ना? टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ता है? रेट। और यहां से क्या पता लगा? के बढ़ता है तो रेट बढ़ता है, रेट बढ़ेगा तो क्या? रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। क्लियर है ना? ओके। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन the value of K is different। जितने भी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है, उन हर एक रिएक्शन के लिए K का वैल्यू क्या रहेगा? सेम थोड़ा रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? साथ में यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K इज डिफरेंट for different order of reaction। अभी हमने आपको क्या बताया? बोलो। अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई जैसे ये है, किसी भी रिएक्शन का रेट है, जैसे देखो आपने लिखा है ऐसे कि रेट इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर, अगर मैं 0 लिख लूं इसको, अगर मैं क्या लिख दूं इसको 0, तो आप क्या कहेंगे? ये सर रेट का इक्वेशन है, इसके लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसके लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए, ये जिस रिएक्शन के लिए लिखा गया है उसका ऑर्डर कितना है? 0 है ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये कहेंगे रेट इज इक्वल टू के और रेज़ टू पावर 1 कर दूं, तो ये क्या कहेंगे आप कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का है। और ऐसे लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 3। तो क्या कहेंगे कि ये सर सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है और ये किसका है? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो उसके लिए के का यूनिट क्या होगा? के का यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसका यूनिट क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना? मतलब ऑर्डर बदला है तो
के का यूनिट भी बदलेगा। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है के के लिए यूनिट बताओ जब सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। क्लियर? तो उसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला अभी हम दिखा रहे हैं कि कैसे आप निकालेंगे यूनिट, कैसे निकालेंगे के का। ठीक है, जैसे इसी से लेके चले हम, क्या है बोलो, रेट इक्वल टू, ये रिएक्शन है, ये टू प्रोडक्ट बना, तो रेट क्या हुआ, रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन, क्या रिएक्टेंट रेज़ टू पावर है। ठीक है, अच्छा जब आपने न्यूमेरिकल्स निकाले थे तो इसका रेट कैसे लिखा था बताओ, इसका रेट कैसे लिखा था, ऐसे लिखा होगा ना भाई, रेट इक्वल टू विद नेगेटिव सिंबल डी ए ओवर डी टी। एनी प्रॉब्लम? ये न्यूमेरिकल्स से था हमारा, तो रेट को ऐसे लिख सकते हैं, रेट को ऐसे लिख सकते हैं ना, नेगेटिव सिंबल किसको मेंशन कर रहा है, कंसंट्रेशन में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है उसको मेंशन कर रहा है। क्लियर है? तो अब इसको लेके आगे चलिए आप, माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डी टी इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये किसका सिंबल है, मोलर कंसंट्रेशन का। मोलर, मोलर मींस मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, और ये क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। क्लियर है ना? तो इसके लिए देखिए, इसके लिए यूनिट लिखिए, इसको मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, इसके लिए, और ये क्या, सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, इक्वल टू के। अच्छा ये है ना इधर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेज़ टू पावर है, इसको इधर ले आए, बोलो इसको इधर ले आए। ठीक है ना, अगर इसको अगर हम आगे एक बार देखें जनरली, तो यहाँ पे किसका यूनिट यूज होने वाला है, कंसंट्रेशन का, यहाँ पे किसका, टाइम का, इक्वल टू के, और यहाँ पे फिर मोलर कंसंट्रेशन है क्या, कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर है, के का यूनिट चाहिए, इसको इधर ले आओ। ठीक है ना, तो ये टाइम हो जाएगा आपका इधर, और इनको क्या, कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर कितना, एंड कंसंट्रेशन से इसको ऊपर लेके जाइए, कंसंट्रेशन इसका पावर 1 माइनस है, और टाइम इसको तो क्या, के यूनिट निकाल दीजिए आप। क्लियर है? के किसकी को लाएगा, मतलब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या, मोलर कंसंट्रेशन का, मोल्स पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस है, और टाइम का यूनिट क्या होगा, ऐसा ही बोलो, ऐसा यूनिट सेकंड इनवर्स। अब बस इसके अंदर पुटअप करते जाओ, एन का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो के का यूनिट आ जाएगा 0 ऑर्डर के लिए। जरा पुटअप करके दिखाओ, पुटअप करके देखिए क्या आएगा बोलो, के का यूनिट निकाल रहे हैं 0 ऑर्डर के लिए, बोलो के इक्वल टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन, और अच्छा सेकंड इनवर्स है ना, नो टाइम है ना, सिर्फ सेकंड आएगा, टाइम है तो सेकंड आएगा, इसका सिर्फ सेकंड, ऊपर जाएगा तब सेकंड आएगा, ऊपर जाएगा तब सेकंड इनवर्स आएगा। क्लियर है ना, मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। भाई टाइम है ना, टाइम का यूनिट तो क्या रहेगा, सेकंड, ऊपर जाएगा तब क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। क्लियर है? यहाँ पे एन का वैल्यू 0 पुटअप करो, 0, तो क्या, मोल्स पर लीटर 1 माइनस 0, और क्या, सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, तो क्या है, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। या क्या समझ आएगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता था ना, के का यूनिट ये आया, और यही तो यूनिट किसका होता था, रेट ऑफ रिएक्शन का। मतलब क्या कि 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, और किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसका यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, एन के लिए क्या पुटअप हो जाएगा, 1, एन तो मेंशन करा था, के इक्वल टू मोल्स लीटर इनवर्स 1 माइनस क्या, 1 सेकंड इनवर्स। अच्छा 1 माइनस 1 इतना 0, तो कोई n क्वांटिटी है उसका वैल्यू 0 है तो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो 1 की इक्वल हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्या आ जाएगा इसका, सेकंड इनवर्स। क्लियर है ना? ओके, मैं सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल के दिखा देता हूँ।
थर्ड ऑर्डर के लिए आप ट्राई करके देख लो, इजी है। सेकंड ऑर्डर के लिए देख लीजिए, यहां पे क्या पुट कर देंगे सेकंड ऑर्डर के लिए, n की वैल्यू 2, तो k आ जाएगा मोल्स पर लीटर 1 - 2 सेकंड इनवर्स, मोल्स पर लीटर और क्या -1 सेकंड इनवर्स, कर दो सोल्व इसको, मोल्स इनवर्स लीटर और क्या थर्ड ऑर्डर के लिए जो k का यूनिट क्या होगा वो आपको निकालना है। क्लियर है? ओके।